नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार रोज की तरह ही सजा था, रौनक भी रोज जैसी ही थी, दरबारी भी वही और वही संजय। लेकिन धृतराष्ट्र का मिजाज आज थोड़ा बदला बदला सा था। मिजाज में खुशमिजाजी ही थी, लेकिन आम दिनों से थोड़ा अलग दिख रही थी। धृतराष्ट्र आज कुछ अलग योजना बनाकर दरबार में आए थे। उन्होंने बातों ही बातों में संजय को एक चुनौती पेश की। संजय, अगर डंकापति न हो तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। क्या तुम बिना डंकापति का नाम लिए कोई कहानी सुना सकते हो? आज तुम्हारे सामने चुनौती है। अगर तुमने डंकापति का नाम लिए बिना कोई कहानी सुना दी तो मैं तुम्हें मुहमागी जमींदारी और तोहफे दूंगा। संजय सोच में पड़ गए। थोड़ा देर उसी मुद्रा में समय बर्बाद करने के बाद बोले, कोशिश करूंगा महाराज कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। इसी दौरान संजय ने मन में कहानी का खाका तैयार कर लिया था। साहस बटोर कर बोले, महाराज, आज आपको सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान से महाभारत का लाइव टेलीकास्ट सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने सिर हिलाकर सहमति दी। उन्हें पता था कि उनका परिवार ही इस महायुद्ध में मुब्तला है, फिर भी उन्होंने रण का हाल सुनाने की इजाजत दी। संजय ने कहानी शुरू की। महाराज, इस समय पितामह भीष्म शरसैया पर लेटे लेटे टेलीविजन की मांग कर रहे हैं। पितामह का टाइम पास नहीं हो रहा। अभी 6 महीने का वक्त है उत्तरायण होने में। धृतराष्ट्र ने सिर हिलाया। बदले में संजय ने एक नए वाकये से उन्हें अपडेट किया। जब से पितामह ने 6 महीने के लिए अपना परलोक गमन एक्सटेंड किया है, तब से इंद्र के दरबार में उथल पुथल मची है। पितामह का कहना है कि वो शरीर तभी छोड़ेंगे जब स्वर्ग में एंट्री की गारंटी होगी। पितामह की इस जिद से मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच द्विपक्षीय संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर इंद्र की कैबिनेट में एक आपात बैठक हुई। बैठक में यमराज ने कहा कि पितामह ठीक नहीं कर रहे हैं। जब समय पूरा हो गया है तब वो क्यों 6 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे हैं? इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। कल को कोई भी मुंह उठाकर बोलेगा कि उसका मूड नहीं है, तब क्या होगा? आप ही ने कहा था कि धरती पर सबके दिन तय हैं। इस जिद के कारण मेरे सचिवालय के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त फाइल अगले 6 महीने तक मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर से हर दिन पितामह की अलग अलग डिमांड, कभी टीवी तो कभी इंग्लिश स्टाइल का कोमोड। ऐसे तो नहीं चलेगा। यमराज का गुस्सा जायज था। इंद्र ने यमराज के गुस्से को शांत करते हुए कहा, हे मृत्युदेव, नाराज न हो। आजकल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, जिसके इस्तेमाल से मृत्युलोकवासी अपना स्वर्ग आगमन साल 6 महीने के लिए टाल सकते हैं। पर आप चिंता न करें, आना सबको आप ही की शरण में है। इस तरह यह मामला हल हुआ और इंद्र की कैबिनेट ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास कर पितामह भीष्म को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। शर्त यही थी कि शरसैया पर 10 बाई 10 फीट के अलावा उन्हें कहीं नहीं आना जाना है, ज्यादा दाएं बाएं नहीं। इस मौके पर धृतराष्ट्र ने आह भरी। संजय ने आगे की कथा शुरू की। इधर कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह के कहे अनुसार एक टीवी सेट उपलब्ध करवा दिया गया है। पितामह ने न्यूज चैनल चलाने का आदेश दिया। सेवक ने टीवी चला दिया। एंकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को लेकर महाबहस चला रहा था। सारे प्रवक्ता एक दूसरे से बुरी तरह भिड़े हुए थे। बोल सब रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था और समझ में किसी के कुछ कतई नहीं आ रहा था। जैसे ही एक प्रवक्ता चुप होता, एंकर कोई नई लकड़ी लगा देता। लकड़ी अक्सर सत्ता पक्ष की चापलूसी, सांप्रदायिकता और जहालत के पेट्रोल से तर होती थी। इस पर सारे प्रवक्ता दोगुने जोश से आपस में भिड़ जाते। नीचे पट्टी पर आग लगातार जलती रहती। Why can't you stand up for Janagadana? Why can't you stand up for Janagadana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Janagadana? Why can't you stand up for Vijay? Why can't you? पितामह को समझ नहीं आ रहा था कि प्रस्तोता कौन है और प्रवक्ता कौन है। कभी प्रवक्ता प्रस्तोता लगता तो कभी प्रस्तोता ही प्रवक्ता लगता। पितामह को घबराहट होने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शरसैया पर पड़े पड़े उन्होंने सेवक से पूछा, इस कुकुर झोंझों में जनता कहाँ है? सेवक ने कहा, अब आर्यावर्त का लोकतंत्र बहुत आगे बढ़ चुका है। जनता को सिर्फ 5 साल में एक बार झाड़ पोंछ कर निकाला जाता है वोट देने के लिए। बाकी समय उसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और भूख के बोरे में बांध कर रखा जाता है। वो वहीं पर अपनी ऊर्जा खपाती रहती है।
यह सुनकर पितामह जोर से चीखे, अरे बंद कर इस नामुराद टीवी को, यहाँ एक महाभारत नहीं संभली हमसे, ये सूरत हराम 2-4 और महाभारत करा देंगे। पितामह की चीख सुनकर कौरव पांडव दोनों पक्ष दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे। पितामह ने कहा, अगर राष्ट्र की भलाई चाहते हो तो इन कुल कलंकों को जल्द से जल्द बैन करवाओ। पितामह की बात पर दोनों पक्षों में मतभेद हो गया। एक पक्ष ने कहा बैन लोकतंत्र के खिलाफ है, दूसरे ने कहा पितामह के आदेश का पालन करना होगा। काफी देर तक कपर फड़ौल के बाद दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो पाया। तब दूसरे पक्ष ने घोषणा की कि प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन बहिष्कार तो कर ही सकते हैं। यह बात पितामह को भी जंच गई। इस तरह तमाम सूरत हराम एंकरों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। इस तरह पितामह के मान सम्मान की रक्षा हुई, लेकिन दूसरा पक्ष इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। उसने अभिव्यक्ति, आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र, पत्रकारिता और मर्यादा जैसे भारी भरकम ईंट खींच खींच कर मारना शुरू कर दिया। ये पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। इन्हीं के सुर में उन सहाफियों ने भी सुर मिलाया जिनके बहिष्कार का ऐलान हुआ था। Let this they are by an emergency party. Yes, the Congress is after all the emergency party of India. क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? मेरी तो कोई डिबेट ही नहीं है। मेरे शो में तो मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूँ। मेरे शो में तो कोई डिबेट नहीं होती, कोई मेहमान नहीं आता, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं भेजेंगे। अरे जब बुलाता ही नहीं तो भेजिएगा किस? Here they are saying, we don't like what you're saying, so we will not talk to you at all. Could be. लेकिन धृतराष्ट्र का मुंह थोड़ा कसैला हो गया। उन्होंने खुद ही अपना वचन तोड़ दिया। उन्होंने कहा, छोड़ो कुरुक्षेत्र, कुछ डंकापति की सुनाओ। संजय को सुखद अनुभूति हुई, इस बात की नहीं कि उनका प्रिय विषय आ गया था, बल्कि इस बात की कि धृतराष्ट्र स्वयं अपने बयान से मुकर रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, जहां तक डंकापति का सवाल है तो कोई खास बदलाव नहीं आया है। फिर वही इवेंट बाजी, वही हस्तिनापुर की सड़कों पर नाच गाना, फिर से वही लाव लश्कर लेकर अपनी झांकी निकालना और अपने ही दफ्तर में अपना बारंबार सम्मान करवाना। यह बताने के बाद संजय थोड़ा ठिठक गए। धृतराष्ट्र को अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? चुप क्यों हो गए? आगे क्या हुआ? संजय ने झिझकते हुए कहा, इस सम्मान के मौके पर राष्ट्र का बड़ा अपमान हो गया महाराज। इधर डंकापति अपना सम्मान करवा रहे थे, उधर सीमा पर जवान अपनी जान गंवा रहे थे। एकदम पुलवामा टाइप सिचुएशन महाराज। एक तरफ आतंकी हमला हो रहा था, दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट में शूटिंग चल रही थी। फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। दो जो ऑफिसर हैं जिनको इस इनकाउंटर में मारा गया, जिनकी लाशें अभी तक नहीं निकाल पाई थी, उनकी लाशों को बुलाकर आज निकाला गया। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष। कल शाम को डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की लाश को निकाला गया। संजय जारी रहे, इस घटना में सेना के 3 और पुलिस के 1 जवान की मौत हो गई, लेकिन डंकापति ने जवानों की कोई श्रद्धांजलि या शोक संदेश देने की बजाय अपने सम्मान को प्राथमिकता दी। धृतराष्ट्र ने टोक दिया, ऐसा क्यों किया होगा डंकापति ने? संजय ने कहा, वो तो डंकापति ही जाने, पर सम्मान का मसला जो है वह ऐसा से कमतरी से जुड़ा लगता है महाराज। डंकापति को शायद लगता है कि बाद में कोई सम्मान करे न करे, खुद से ही खुद का सम्मान करवा लो। फिलहाल तो वो मध्य प्रदेश में सनातन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, यह भी तो जरूरी है, सनातन ही नहीं रहा तो डंकापति किस काम के? यह कहते कहते धृतराष्ट्र के दिमाग में कुछ कौंधा। वो रुक गए,
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, वैसे डंकापति सनातन को बचा किससे रहे हैं? संजय ने सिर नवाते हुए कहा, बस महाराज, उसी की खोज कर रहा हूं। जैसे ही पता चलेगा आपको सूचित करूंगा। यह सुनकर धृतराज सिंहासन से उठ गए। सभा विसर्जित हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराज संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसकी पृष्ठभूमि बीते 9 सालों से बन रही थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने खबरिया चैनलों के 14 एंकरों का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। बहिष्कृत स्वनामधन्य कुलभूषणों के नाम इस प्रकार हैं: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रुबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। लंबे समय से हमारे खबरिया चैनल रेडियो रवांडा बनने को आमादा हैं। रेडियो रवांडा की कहानी मैंने आपको कुछ साल पहले भी बताई थी। तब रवांडा के रेडियो चैनलों ने अल्पसंख्यक तूत्सी जनजाति के खिलाफ बहुसंख्यक हुतू जनजाति को इस कदर भड़काया, उन्हें हिंसा के लिए उकसाया कि 100 दिनों के भीतर 8 लाख से ज्यादा तूत्सियों की हत्या कर दी गई थी। RTLM नाम के रेडियो चैनल ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। रवांडा के उस नरसंहार की पटकथा वहां के मीडिया ने लिखी थी। इनमें से ज्यादातर रेडियो स्टेशन थे। इसलिए आज के भारत और मीडिया, विशेषकर टीवी मीडिया के संदर्भ में रवांडा की कहानी जानना बहुत जरूरी है। आज रविवार है, 19 जून 1994 और किगाली समयानुसार इस समय शाम के 4:22 हुए हैं। हम RTLM के स्टूडियो में हैं। उन सभी कॉकरोचों के लिए चेतावनी जो इस समय रेडियो सुन रहे हैं। रवांडा उनका है जिन्होंने इसकी रक्षा की है, और तुम कॉकरोच असली रवांडन नहीं हो। आज हमारे देश में टीवी चैनलों के रूप में अनगिनत रेडियो रवांडा हैं। आप आंख बंद कर लीजिए और रिमोट से चैनल बदलते रहिए। आपके कानों में एक सी भाषा, एक से मुहावरे, एक से हिंसक जुमले, एक से ही कुतर्क और एक से ही लोग दिखेंगे। यहाँ किसी विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ किसी विरोधी विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इन खबरिया चैनलों ने साल 2014 के बाद अवगाद्रो की परिकल्पना में अपनी परिकल्पना को घुसेड़ दिया है। अवगाद्रो ने कहा था, एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। उसी तरह चैनलों की नई परिकल्पना की परिभाषा यह है कि मोदी जी की सरकार में अलग अलग चैनलों की बोली, भाषा, जुमले और तर्क एक समान होते हैं। यहाँ विपक्ष से सवाल पूछने का एक नया सूत्र विकसित हुआ है। विपक्ष से सवाल पूछने की इस परंपरा को हुड़कचुल्लुओं की फौज आपातकाल, अभिव्यक्ति पर हमला, मीडिया की हत्या, बैज ऑफ ऑनर जैसे घिसे पिटे शब्दों में महिमा मंडित कर रही है। कुछ ऐसा हुआ है जो शायद या फिर कहे तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या ये भारत के मीडिया के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ये कदम उठाना सही है? As this emergency mindset emerges again, the rest of the media, especially the Lutyens media, they need to develop a spine. भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे ये वो हल्के हल्के लोग हैं जिन्होंने बीते 9 सालों में भारत की पत्रकारिता को नाले में डुबो कर मारा है। अरे पत्रकारिता बता के गंदे नाले में कूदा दिया। भारत में पत्रकारिता की हत्या का आयोजन करने वाले ये 14 एंकर और इनके चैनलों का एक सच और है। ये लोग जो भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल आज कर रहे हैं, वो खुद इस पैमाने पर एकदम नंगा खड़े हैं। इन्होंने खुद अपने चैनलों पर, अपने शोज में अघोषित रूप से अनगिनत लोगों के ऊपर एक तरफा प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ बहुतों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इन्हें एक तरफा विचार वाली भेड़ों की फौज चाहिए। लोकतंत्र को समृद्ध करने वाली, सवाल पूछने वाली विविधता नहीं चाहिए। मसलन आप आए दिन वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर प्रदीप सिंह जैसे सत्ता के मुखापेक्षियों का दर्शन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ओम थानवी जैसे वरिष्ठ पत्रकार इन चैनलों के लिए अछूत हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संगीत रागी जैसे बदजुबान, घृणा प्रेरित शिक्षक जिस अर्नब गोस्वामी के चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वहां कभी अपूर्वानंद जैसे शिक्षकों को बुलाया जा सकता है?
इन चैनलों पर आए दिन अमीश त्रिपाठी जैसे मिथकीय कहानियों के लेखक और चेतन भगत जैसे फिक्शन राइटर राजनीति पर ज्ञान देते मिल जाएंगे, लेकिन अशोक पांडे या आकार पटेल जैसे लोग यहां अघोषित रूप से प्रतिबंधित हैं। कंगना रनौत गाहे बगाहे इन चैनलों पर दिखती रहती हैं, लेकिन स्वरा भास्कर पर यहां प्रतिबंध है। कहने का मतलब, अभिव्यक्ति की दुहाई दे रहे इन हुड़क चिल्लुओं ने बीते 9 सालों में पाखंड के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज भाजपा के तमाम नेता इन एंकरों के पक्ष में मोर्चा जमा रहे हैं, पत्रकारिता की आजादी पर प्रवचन कर रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। Arnav, it is so sad that this Ghamandiya alliance is anti-Sanatan, it is anti-Bharat, anti-citizenry. They have proved they are intolerant at issue. If these people come to government, the first thing they will do to impose the press censorship. Fourth pillar of Indian democracy, that is media. मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? कदाचित नहीं। ये वो भाजपा है जिसके तमाम नेताओं ने अपने माथे पर गर्व के साइन बोर्ड की तरह एनडीटीवी पर प्रतिबंध की घोषणा चिपकाई थी। ये तो अतीत की बात है, वर्तमान की बात कर लेते हैं। एबीपी न्यूज पर वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप चौधरी। उन्होंने भाजपा के एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आईना दिखा दिया था। उसके बाद से यही भाजपा और यही उसके प्रवक्ता संदीप चौधरी का लगातार बहिष्कार किए हुए हैं। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए, और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो बात लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने तो लिया, वो आंकड़ा दिया मैंने। अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहाँ पर क्या ये आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। ये वो भाजपा है जिसके महाबली नेता के अनगिनत विश्व विजयी अभियानों से हमारे देश का मीडिया पटा पड़ा है, लेकिन उन्होंने 9 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उसी भाजपा के लोग मीडिया की आज़ादी पर प्रवचन दे रहे हैं। एकदम ताज़ा वाकया है G20 का। अमेरिकी मीडिया को सवाल पूछने से रोक दिया गया। इतने बड़े आयोजन के बाद भी किसी देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई। अब थोड़ी अलग बात करते हैं। बहिष्कार और प्रतिबंध हिंदी के 2 अलग अलग शब्द हैं। बहिष्कार हमेशा कमजोर का हथियार होता है, जबकि प्रतिबंध ताकतवर का अहंकार होता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत जब अंग्रेजों की गुलामी में था, तब गांधी जी ने हमें सविनय अवज्ञा का मंत्र दिया था। उन्होंने विदेशी सामानों के बहिष्कार का सूत्र पकड़ाया, क्योंकि हम शासित थे, अंग्रेज शासक थे। जिन 14 एंकरों के नाम विपक्षी इंडिया गठबंधन ने घोषित किया है, उसे प्रतिबंध की बजाय बहिष्कार के नजरिए से देखने पर आपको सहूलियत रहेगी। इन एंकरों और इनके चैनलों के मालिकों ने सत्ता के साथ बहुत पहले एक बदसूरत और आपराधिक गठजोड़ बना लिया था। वो लंबे समय से पत्रकारिता, उसके उसूलों और मान्यताओं के साथ धोखा करते आ रहे हैं। वो उसूल जहां सवाल सत्ता से होता है, पक्ष जनता का लिया जाता है, लक्ष्य लोकतंत्र की मजबूती का रहता है और उद्देश्य संविधान की रक्षा का होता है। इन एंकरों ने इन 9 सालों में इन सभी उसूलों की हत्या की है। प्रतिबंध और बहिष्कार के बीच एक लंबा धुंधलका फैला हुआ है, जो दूर बैठे लोगों को नंगी आंखों से नहीं दिखता। सत्ता के साथ इस आपराधिक गठजोड़ ने 40-50 की कच्ची उम्र वाले अनगिनत पत्रकारों को बेरोजगार कर दिया है। जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की, उसे हिमाकत बताकर सड़क पर ला दिया गया। जिन चैनलों ने रीढ़ सीधा रखने की कोशिश की, उन्हें प्रच्छन्न षड्यंत्रों के जाल में फंसाकर बिक्री खरीद का शिकार बना दिया गया।
चैनलों पर इतने दिनों से जो नरक कुंड निर्मित हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में होनी ही थी। इस तरह से नहीं तो किसी और तरह से होती। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन का यह धमाका बिना किसी चेतावनी या पूर्व संकेत के हुआ। इसके इशारे बीते 9 सालों में बार बार मिल रहे थे। खुद सरकार ने 19 जुलाई 2022 को एक नोटिस जारी करके चैनलों की भाषा, उनके कंटेंट पर चिंता जताई थी और उन्हें आगाह करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार चैनलों द्वारा सामग्री प्रसारण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित एवं प्रसारित करने से तुरंत बचना चाहिए, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करती है। हालांकि उस पर अमल कभी नहीं हुआ। सब कुछ यथावत जारी रहा, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। भारत में बहुत बड़ी तादाद में अभी भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये लोग भारत में रहते, खाते और कमाते हैं, लेकिन इनकी वफादारी भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ शायद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला चाबुक अब नूह के दंगाइयों पर चल गया। रोहिंग्या झुग्गियों पर बुलडोजर चलना एक मैसेज है कि अब हिंसा करने वालों का इसी तरह से इलाज किया जाए। देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ है ना, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं या पहले भारतीय हैं? मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ। इसी साल 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने हेट स्पीच के मामले की सुनवाई के दौरान इन एंकरों और चैनलों के ऊपर कड़ी टिप्पणियां की। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल ऐसे एजेंडे से संचालित हो रहे हैं जो विभाजन पैदा करते हैं। ये अपने मालिकों के आदेश पर सनसनीखेज खबरों के लिए स्पर्धा करते हैं। एंकरों पर विशेष टिप्पणी करते हुए अदालत ने ऐसे न्यूज एंकर्स पर कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया जो अभद्र सांप्रदायिक भाषा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, अगर एंकरों पर जुर्माना हो तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, जब इंडिया अलायंस ने बहिष्कार की घोषणा की तो बहुतेरे हुड़कचुल्लुओं को एक साथ यही वाला गाना याद आया। जो उनको हो पसंद वही बात करेंगे, वो दिन को रात कहें तो रात कहेंगे। एक और फिल्म आई थी 1973 में। फिल्म का नाम था आग गले लग जा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि कौन किससे गले मिल रहा है। इस फिल्म में भी एक गाना था। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। इतना ही नहीं, भयानक रूप से हीनता की ग्रंथि से पीड़ित अमन चोपड़ा ने अपमान के इस मौके पर भी अपमान का ओहदा थोड़ा और ऊपर उठा दिया। इसे लगा कि यह सूची में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहेगा तो इसका अपमान थोड़ा कम होगा, 1 नंबर पर रहेगा तो अपमान पूरा हो जाएगा। तो अपमान पूरा करने के लिए इस व्यक्ति ने इंडिया अलायंस द्वारा जारी की गई लिस्ट को फोटोशॉप कर डाला। आप बस अपमान के लिए इसका कमिटमेंट देखिए। इसने पहले नंबर पर अपना नाम डाल दिया और पहले नंबर पर उपस्थिति का डंका पीट रही अदिति त्यागी को उठाकर 11वें नंबर पर डाल दिया। शायद जी न्यूज़ के दिनों की कोई कसर बाकी रह गई थी दोनों के बीच, जिसे इस तरह से अंजाम दिया अमन ने। इतना ही नहीं, अपने बाद इसने 3 बहनों के नाम रखे और 5वें नंबर पर अपने पुराने बॉस शिरोमणि का नाम डाल दिया और अपने मौजूदा बॉस 2 शब्दों वाले देवगन को उसके नीचे 6वें नंबर पर डाला। नंबर 1 पे तो मैं ही हूँ। ये पुराने ऑफिस में मेरे साथ मैगी नहीं शेयर करती थी। अपने बॉस का सारा काम तो मैं ही करता हूँ, इसको तो नीचे ही जाना चाहिए। इससे अच्छा तो पुराना ही बॉस था, ऊपर डाल देता हूँ। और शुरू तो मजबूरी में किया था, पर अब मजा आने लग गया है। चलो एक और बार बनाते हैं। खबर है कि अमन की इस कूढ़ मगजी के बाद फिल्म सिटी की बैरकों में कई और तलवारें खिंच गई हैं। खैर, इस व्यक्ति की एहसास कमतरी का कोई इलाज नहीं है। बहिष्कार की घटना का एक और असर हुआ। फिल्म सिटी की बैरक नंबर 16A के सेंट्रल पार्क में उन तमाम एंकराओं की आपात बैठक हुई जो इस मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में असफल रहे। कश्यप, श्वेता, चौरसिया, कमल समेत तमाम नए नवेले एंकरों ने इस बैठक में शिरकत की,
बैठक का मुख्य एजेंडा यह था कि रायसीना की पहाड़ी पर विराजमान देवाधिदेव बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि तुम लोग इस मेरिट लिस्ट में जगह क्यों नहीं बना सके। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम लोगों ने हमारी भक्ति ठीक से नहीं की है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक फिल्म सिटी सेंट्रल पार्क की सभा इस प्रस्ताव के साथ बर्खास्त हुई कि आने वाले दिनों में ये एंकर इंडिया अलायंस की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने का जी तोड़ प्रयास करेंगे और टाइम बाउंड मैनर में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपना नाम मेरिट लिस्ट में शामिल करवाकर देवता के सामने भक्ति साबित कर देंगे। इस मुद्दे पर आप एडिटर्स कट जरूर देखिए। इंडिया गठबंधन ने जो लिस्ट जारी कर घोषणा की है उससे बचा जाना चाहिए था। कोई किससे बात करना चाहता है और किससे नहीं, यह हमेशा आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। इन एंकरों को नजरअंदाज करने में कोई गलती या बुराई नहीं थी, लेकिन लिस्ट बनाकर घोषणा करने के संदेश ज्यादा दूरगामी है, खासकर तब जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपका दावा लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली का है। यह लिस्ट और घोषणा कई ऐसी अनजान खिड़कियां खोलता है जहां से प्रतिबंध मनपसंद आवाजों को भाव देने और आलोचनात्मक आवाजों को दूर रखने की गलियां खुलती हैं। जब सारी लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की है, तब क्या इस तरह की कोई घोषणा उससे मेल खाती है? घोषित और अघोषित का फर्क बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, इन 14 एंकरों को नजरअंदाज करने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसे अपने उदाहरण से समझाऊं या मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार हमारे आसपास मौजूद हैं। हमारा बहिष्कार पिछले 7-8 सालों से हो रहा है। भाजपा, तमाम मंत्रालयों के अधिकारी, मंत्री और आरएसएस से जुड़े तमाम लोगों के बीच हमारी पहुंच शून्य हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो यूपीए की सरकार में हमारी एक एक रिपोर्ट पर फोन करके बधाइयां देते थे, लेकिन अब वो हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। सार्वजनिक स्थानों पर मिलने से कतराते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी हमारे नामों की सूची जारी नहीं की, कभी हमारे बहिष्कार की सार्वजनिक घोषणा नहीं की। बस इन्होंने मुंह फेर लिया। यह भारत के लोकतंत्र का बहुत नाजुक मोड़ है। जब 7-8 महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं, बंटवारे और अविश्वास की खाई बहुत फैली हुई है, तब इस तरह का कोई संदेश जिससे मीडिया विरोध की बू आती है, एक समझदारी भरा फैसला नहीं कहा जाएगा। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान से है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के सरकारी स्कूल के शिक्षक गोपाल जाखड़ ने अपनी 10वीं कक्षा के छात्रों से वादा किया था कि अगर उन्होंने 10वीं की परीक्षा टॉप की तो उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। बच्चे ने अपना वादा पूरा किया और शिक्षक ने अपना वादा पूरा किया और बीकानेर के सुदूर गांव का छात्र पहली बार हवाई जहाज पर बैठा। बच्चों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा विभाग में नवाचार हेतु मैंने 10वीं क्लास के टॉपर बच्चों को हवाई यात्रा के लिए 26 जनवरी 23 को घोषणा की थी और इन सभी बच्चों को मैंने 5 सितंबर को डूंगरगढ़ से जयपुर ले गया और जयपुर से हवाई यात्रा करवाई दिल्ली की और दिल्ली में 2 दिन तक सभी प्रमुख स्थलों का भ्रमण करवाया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।